केवल हाई स्किल्ड लोगों को ही अमेरिका में एंट्री मिल पाए, इस तरीके की कोशिश हो रही है। तो ये जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, इसके पीछे कोई ना कोई ताकतें होती हैं और ऐसी ताकतें होती हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। भारत और तुर्की के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। तिक्तता थोड़ी बड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नहीं, अपनी जगह ट्रंप जो कर रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहा है। काम इंडियन का जो एक अमेरिकन ड्रीम है कि अमेरिका जाना है, वहां बसना है, वहां नौकरी करनी है, आपको लगता है वो ड्रीम काफी हद तक अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? अब लोग अमेरिका जाने के बारे में शायद उस तरीके से सपना नहीं देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालराज। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात इस बात की होगी कि ट्रंप ने 7 युद्ध रुकवाने का दावा किया है और कहा है कि भारत पाकिस्तान का भी जो संघर्ष है वो युद्ध में तब्दील हो जाता अगर वो बीच में ना आते। इजराइल ईरान के 12 दिन के युद्ध सहित 7 अंतहीन युद्धों को समाप्त करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति की, जिन्होंने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को उछालने की कोशिश की है, और वो भी यूएन में। इसी के साथ साथ कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए खास मेहमान डॉक्टर प्रमोद पावा, पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में यूके देवनाथ साहब आपसे कर रहा हूं। मैं बात करूंगा तुर्की के राष्ट्रपति की, जो 2019 से 6 बार जिक्र कर चुके हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान का बीच जो कश्मीर का मुद्दा है उसे सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद की मदद ली जानी चाहिए। तुर्की का इंटरेस्ट कश्मीर के मुद्दे में इतना ज्यादा क्यों है, और यूएन के मंच पर एक बार फिर से तुर्की इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? विशाल जी, चर्चा की शुरुआत में इस तरह से करूंगा कि भारत और तुर्की के रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। तिक्तता थोड़ी बड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन जहां तक हमारा विदेश मंत्रालय है अभी भी तुर्की के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी तुर्की ने भारत का जो एक्शन था पाकिस्तान के ऊपर उसका विरोध किया था। ठीक है, जहां तक तुर्की के बात है, चाहे एर्दोगान है अभी, वो तो थोड़ा रूढ़िवादी हैं ही, लेकिन जब तुर्की में एकदम प्योर लोकतांत्रिक सरकार होती थी, थोड़ा पश्चिमी बेस्ड सरकारें भी होती थी, पश्चिमी विचारधारा वाले भी, तब भी एक रिचुअल होता था। जैसे परंपरा के हिसाब से हर जगह पर वो पाकिस्तान को सपोर्ट दिखाने के लिए कश्मीर का नाम लेते थे। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का उनको जगह मिल गया बात कहने का। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज की भी जब मीटिंग होती है, वो वहां पर तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर का नाम ले लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। और भारत की सरकार, हमारे जो विदेश मंत्रालय है, हमारे जो एम्बेसीज हैं दुनिया में, अंकारा में हमारी एम्बेसी है, हम सब जानते हैं कि ये कहते हैं ना, रात गई बात गई। अब मालूम है कि वो इस तरह का एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि तुर्की के साथ हमारे विदेश मंत्रालय लेवल पर संपर्क बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। प्रमोद पावा जी, मैं अगले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ चल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है जिन मुद्दों पर आज चर्चा की जरूरत है। H1B वीजा की फीस तो बढ़ा दी गई, ये तो हम सब जानते हैं। करीब 88 लाख रुपए H1B वीजा की फीस हो गई। लेकिन H1B वीजा के लॉटरी सिस्टम को अमेरिका खत्म करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका अब प्राथमिकता उन लोगों को देगा जो मोटी सैलरी जिनको ऑफर हो रही है अमेरिका में। केवल हाई स्किल्ड लोगों को ही अमेरिका में एंट्री मिल पाए, इस तरीके की कोशिश हो रही है। ये लॉटरी सिस्टम को खत्म करके जिन्हें मोटी सैलरी वाली जॉब ऑफर हो रही है, सिर्फ उन्हें एंट्री मिल पाए। नहीं, अपनी जगह ट्रंप जो कर रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहा है, और हम उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकते। अगर उनको जरूरत होगी हमारी स्किल की और हमारी स्किल पावर्स की, तो वो इनवाइट करेंगे, दे विल हैव टू डू इट। और ऐसा वो अभी मेडिकल और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, उसके लिए उन्होंने वो एग्जम्पशन कर दिया, एक लाख डॉलर वाला। तो उसमें इंडिया कुछ नहीं कर सकता। हम कहीं ना कहीं
लेकिन एक वहां एक जो दबे होते अमेरिकन हैं। ड्रीम है, एक आम इंडियन का जो एक अमेरिकन ड्रीम है कि अमेरिका जाना है, वहां बसना है, वहां नौकरी करनी है, आपको लगता है वो ड्रीम काफी हद तक अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? अब लोग अमेरिका जाने के बारे में शायद उस तरीके से सपना नहीं देखेंगे। नहीं, वो मजबूरी है कि वहां जाने का सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये भी आप मैं ध्यान नए रखें। हाँ, नए जाने क्योंकि वाले लोगों जो की बात हो रही है, जो सोच रहे थे कि शायद वो किसी क्योंकि बड़ी वो आईटी या टेक कंपनी में नौकरी लग जाएगी और फिर कंपनी उन्हें अमेरिका भेज देगी। उसका कारण यही है कि आज वो जा नहीं सकते। अगर हम्म। उनको मौका मिलेगा तो वो प्रेफर करेंगे इंडिया छोड़ के वहां जाने के लिए, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं और सिविक सेंस है, बहुत बहुत सा सामाजिक बहुत डिफरेंसेस है। हमारे यहाँ वो सब नहीं नजर आता। हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अगर हम बहुत बड़ा कोई साइबर हब नहीं बना सके और कोई इस तरीके की एक बड़ी सी इंस्टॉलेशन नहीं बंद करा सके, तो ये फिर हमारी कमी है। हम इसके लिए किसको दोष दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, अगर लेकिन हम ये भी सपना अमेरिका ये जैसा सपना टूटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मैं अगले सवाल के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन यूके देवनाथ साहब, मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। यूएन में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कुछ देर बाद उसके रशिया को बता रहे हैं कि तो कागजी शेर है। अगर वाकई में रशिया एक मिलिट्री पावर होता तो एक हफ्ते में यूक्रेन के साथ जंग को खत्म कर देता, 3.5 साल से युद्ध में उलझा हुआ ना होता। इस तरह की बयानबाजी का अर्थ क्या है? क्या भड़काना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ट्रंप? ट्रंप के बड़बोलेपन को अब सारी दुनिया पहचान गई है। जब वो कहते हैं कि रशिया एक कागजी शेर है, उनको भी मालूम है कि रशिया अभी भी दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है। खास तौर से जब फौज की बात होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या स्पेस, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स की बात होती है, कोई भी तीसरा देश नहीं है जो कि रशिया का मुकाबला कर ले। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरह के बयान देते हैं, शायद वो थोड़ा सा नाखुश हैं पुतिन के साथ, क्योंकि वो सोचते थे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनका याराना दोस्ताना इतना ज्यादा मजबूत है, वो एक एक घंटा, डेढ़ घंटे तक टेलीफोन पर बात करते थे। उन्होंने ये सोचा था कि पुतिन शायद यूक्रेन का जो युद्ध विराम का प्रस्ताव है उसको अमेरिकन, यानी यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेलेंस्की जो चाहते हैं उससे मनवा लेंगे, राष्ट्रपति पुतिन से मनवा लेंगे। इससे ज्यादा शायद दिल की भड़ास ही निकाल रहे हैं वो। अभी जहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो क्या बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। राष्ट्रपति के पद की गरिमा कम कर रहे थे, लिफ्ट की बात कर रहे थे कि लिफ्ट खराब हो गया, एस्केलेटर खराब हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। तो ये दिखाता है कि वो दिमागी तौर पर शायद किसी भी महान देश के महान नेता हैं नहीं। वो रियल एस्टेट डीलर थे, यहाँ पे 100 गज जमीन बेच दी, वहां पे एक 2 कमरों का होटल खरीद लिया। मानसिकता उनकी वहीं पर है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस अभी तक एक महान सभ्यता है। अमेरिका महज 300 साल पुराना देश है, रूस की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और पुतिन 15 साल से रूस को बहुत ही मजबूती से आगे लेके जा रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका जो है अपने व्यवसायियों की वजह से आगे चला गया है। देखिए, अमेरिका महान क्यों है? इसलिए क्योंकि वहां पे फ्री एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने बढ़ावा दिया है। वहां के व्यापारी जो हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही मजबूत हैं। तो ठीक है, प्रोडक्शन लेवल्स हर चीज पे बहुत ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन और टैक्स ज्यादा है तो रिसोर्सेज, रेवेन्यू इतने ज्यादा हैं कि वो अपने फौज के ऊपर $800 बिलियन खर्च कर सकते हैं। अब जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी का सवाल है, देखिए वो इस तरह की बयान वो सभी को देते रहते हैं, ना सिर्फ रूस। उन्होंने तो अपने अभिन्न अमेरिका का एक हिस्सा मान लेते हैं, कनाडा के ऊपर भी ऐसी चढ़ाई कर दी। मेक्सिको के साथ उनकी सबसे अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा दक्षिण में देखो तो मेक्सिको ही एकमात्र देश है जिनके साथ सीमा है उनकी। वहां पर भी उन्होंने उपद्रव तांडव मचाया हुआ है। ग्रीनलैंड के बारे में उल उजूल बयान दिए हैं। चीन के बारे में कहते रहते हैं। अब भारत के तरफ भी उनका रुख जो है बीच बीच में कभी कोल्ड कभी वार्म रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है उसमें एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक सत्यता है। जब रूस और ने यूक्रेन का युद्ध चालू किया था तो हम जितने मिलिट्री थिंकर्स थे, हम सबने ये माना था कि रूस 7 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए, आकलन हमारा क्यों ऐसा था?
क्योंकि देखिए जाहिर बात है कि युद्ध जब लड़ते हैं जवान अफसर लड़ते हैं, लेकिन युद्ध जब लड़ते हैं तो जीतता आमतौर पे वही पक्ष है जिसके पास गोला बारूद ज्यादा हो। तो आकलन ये था कि जब रूस ने ये हमला किया, उनके पास गोला बारूद, टैंक का गोला बारूद, तोप का गोला बारूद, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रूस के पास था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का स्टॉक था। जबकि यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज बोलती थी कि इन सब हथियारों का यानी गोला बारूद का भंडारण महज 10 दिन का था। किसी ने उस वक्त ये नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं, पुतिन ने, क्रेमलिन ने भी नहीं सोचा था कि अमेरिका पोलैंड की मदद लेकर इतनी बड़ी तादाद में हर रोज ट्रेन भर भर के, हवाई जहाज भर भर के टैंक के गोले, तोप के गोले, हैंड ग्रेनेड्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स इस बड़ी संख्या में लगातार 3 साल तक सप्लाई करता रहेगा। यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बिल्कुल जी ठीक है। डॉक्टर प्रमोद पावा, एक और बात जो उनकी तरफ से कही गई कि भारत और चीन ये रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन को युद्ध को फंड कर रहे हैं, लेकिन एक बार पहली बार ऐसा है कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो नेटो देश हैं, जो यूरोप है, वो भी अपनी एनर्जी के लिए जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो रूस पर कम नहीं कर पा रहा है। देखिए सर, आपके सवाल के जवाब और जीसी साहब ने जो कहा है ट्रंप के बारे में, उन सबके रेफरेंस में मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं। हमारे डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। ट्रंप को अगर प्लांट किया गया डीप स्टेट की तरफ से या एक ऐसी पावर्स की तरफ से जो पूरी दुनिया का निजाम चलाती है, तो उसके पीछे उनका रीजन ये था कि उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च करना है, और उसके बारे में बहुत पहले से काफी किताबें भी लिखी गई हैं, काफी कुछ बोला भी गया है। तो ट्रंप वही सब कर रहा है जो उसको करने के लिए बोला जा रहा है। उसमें वो मल्टीपोलर एक वर्ल्ड बनाना चाहता है, जिसके लिए यूरोप का एक अलग सिस्टम हो, एक अलग पावर हो, इस्लामिक कंट्रीज की एक अलग पावर हो, एशिया की एक अलग पावर हो। तो अगर आज वो रूस को कह रहा है कि ये इस चीज का गुनाहगार है, या हमारे ऊपर जैसे वो ब्लेम लगा रहा है कि चाइना एंड इंडिया एंड ऑल द यूरोप्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस वॉर इन यूक्रेन, लेकिन वो वहां भूल जाता है कि जब वो गाजा में और फिलिस्तीन में ये सब मारकाट होती है, वहां नरसंहार होते हैं, तो उस ह्यूमिलेशन को और होमोसाइड को वो भूल जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। जैसे इन लोगों ने कभी, आपको याद हो, अमेरिका ने इराक के ऊपर आरोप लगाया था कि मास डिस्ट्रक्शन के उसके पास आर्म्स एंड एमुनेशन है, उन्होंने वहां हमला कर दिया। उन्होंने क्यूबा के ऊपर हमला कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया, वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरा हुआ है, वेनेजुएला का क्या लेना देना है। मैक्सिको के साथ उन्होंने ट्रायल एग्रीमेंट किया हुआ है, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, वो उसमें हट गए। कल तक ये पेरिस के साथ एनवायरमेंट के ऊपर एग्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन अब ये कहते हैं कुछ नहीं होता, कोयला जलाना और ये जितना कुछ हो रहा है सब बेकार की बात है, कोई पर्यावरण में कोई चेंजेस नहीं आने वाली, कुछ नहीं डूबने वाला। तो सर, अगर हम इसको बड़े कैनवस में देखेंगे तो शायद हमें वो सब बातें अलग से नजर आएंगी जो हम अभी तक नहीं सोच पाते हैं या अभी नहीं सोच रहे हैं। बहरहाल मेरा ये मानना है कि ट्रंप के जितने भी इशारे हैं, वो जितना शांति और युद्ध रोकने की बात कर रहा है, वो इनडायरेक्टली एक ऐसा बड़ा युद्ध चाह रहा है जिसके बाद फिर से नया निजाम हो। अगर उसने यूएनओ में जाकर वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होने का और एक्सेलेरेटर का काम नहीं करने की बात की है, तो इनडायरेक्टली उसने निकम्मा बताया है यूएन असेंबली को, और शायद हो सकता है वो कोई एक नया। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। यूएन असेंबली को निकम्मा बताने का बिल्कुल प्रयास है, बिल्कुल प्रयास है, और इसीलिए यूके देवनाथ साहब वो ये कह रहे हैं कि यूएन की जिम्मेदारी थी। एक सेंटेंस और मैं क्लियर हाँ जी सर, एक सेंटेंस प्लीज बिल्कुल बोलिए। अगर ऐसा सब नहीं होता तो अलास्का के अंदर पुतिन के साथ जो इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग की है और उसको जो रेड कारपेट दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसके लिए कुछ तैयारियां की होंगी। ये पब्लिक परसेप्शन के लिए हो सकता है कि वो ये सब बातें कर रहे हो, कह रहे हो, जो कुछ होना है वो अभी नजर आ जाएगा भविष्य के गर्भ में। यूके देवनाथ साहब वो कह रहे हैं कि यूएन की जिम्मेदारी थी 7 युद्ध रुकवाना, लेकिन 7 युद्ध तो मैंने रुकवाए हैं। अब तो वो खुलकर नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। उनकी इच्छा जो है वो अब जगजाहिर हो गई है कि साहब मैंने 7 युद्ध रोके हैं,
भारत पाकिस्तान भले माने ना माने, लेकिन मैंने तो उनका युद्ध रुकवा दिया, कुल मिलाकर 7 युद्ध रुकवाए, तो अब मैं हकदार हूं नोबेल पीस प्राइज का। यूएन नहीं कर पा रहा। विशाल जी, देखिए, किसी भी सक्सेसफुल सीईओ, ट्रम्प तो सीईओ रह चुके हैं अपनी अपनी कंपनियों के, या नेताओं का भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ये होता है कि वो हर चीज पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। इन्हीं नेताओं में एक और चीज होती है कि अगर कहीं पे फेलियर हो गया या मामला ऐसे आगे नहीं बढ़ा जैसे कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी फेलियर को नंबर 2, नंबर 3 पर या दूसरों पर थोप देते हैं। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने की बात है, देखिए, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में जाहिर बात है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर लागू था, ठीक है, अमेरिका है, वहां से फोन आएंगे। पहले से ही विदेश मंत्रालय के जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास मैसेज आ जाता है, वो आपस में तय कर लेते हैं कि ठीक है, जेडी वांस है, वहां से बात कर रहे हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, आने दो, हमारे यहाँ पे भी बात कर लेंगे, विदेश मंत्री हैं हमारे श्री एस जयशंकर जी, ठीक है, वहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो फोन आ जाता है, तो जूनियर ऑफिसर एनएसए श्री अजीत डोभाल से बात करा देते हैं। वैसे विशाल जी, मैं आपको बता दूं, उभय पक्ष इन जो ऐसी जो प्रोटोकॉल के तहत बातचीत होती है, विदेश मंत्रालय में लंबे लंबे, यानी एम्बेसीज में लंबे लंबे टेप रिकॉर्डर लगे हैं, जो कुछ भी मार्को रूबियो बोल रहे हैं या जो जेडी वांस बोल रहे हैं और उसका जो रेस्पॉन्स दिया है श्री अजीत डोभाल ने या श्री एस जयशंकर जी ने या और जो भी है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो ठीक है, डिस्कशन हुआ, उसका मतलब क्या कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भारत उनके दबाव में आकर या अमेरिका के कहने पर हमने सीज फायर किया, नहीं, शिष्टाचार के तहत हमने उनसे बात कर ली है, खत्म हो गई बात। शिष्टाचार के तहत हमने उनकी बातों को अनसुना नहीं किया, ठीक है, हाँ जी कर दिया, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो हमेशा भारत सरकार ने, भारत की जनता की इच्छा को, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भारत के लोगों की मनोभावना को समझते हुए भारत सरकार ने वो डिसीजन लिया है। हम अमेरिका के दबाव से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं जब ये मामला भारत और पाकिस्तान के संबंधों का है। तो डोनाल्ड ट्रंप डुगडुगी पीट रहे हैं, और मोदी जी ने तो संसद के पटल में खुलेआम 100% ट्रांसपेरेंसी के बाद उन्होंने कह दिया कि किसी भी देश के नेता के साथ उनकी ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर करने की बात नहीं हुई है। ठीक है, चलो, डोनाल्ड ट्रंप हैं, देखिए, बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन दुंदुभी बजाना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम यह है कि अपनी कंपनी के, यानी अपने साइड की प्रतिष्ठा को बढ़ाओ और ओपोनेंट की प्रतिष्ठा को, यानी जो ओपोनेंट कंपनी है उसके शेयर बाजार को डुबाओ, ये उनके खून में होता है जी। ठीक है प्रमोद पावा साहब, लेकिन कई इस्लामिक देशों के साथ, करीब 8 इस्लामिक देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो चाहते हैं कि इस्लामिक नेटो बनाने की जो एक योजना थी उस योजना को टाल दिया जाए। इजराइल के हमलों के बाद से सारे इस्लामिक देश घबराए हुए थे, एक साथ मिलकर वो इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहे थे। इसके बीच में हमने देखा पाकिस्तान और सऊदी के बीच में तो एक करार हो भी गया। अब जिन 8 इस्लामिक देशों के साथ ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है। जाहिर सी बात है कि भारत की चिंता तो बढ़ रही है कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश अमेरिका के इतने करीब जा रहा है, और ट्रंप जो है 8 इस्लामिक देशों को मनाने में लगे हैं कि साहब आप एक साथ मिलकर अपनी कोई फोर्स ना खड़ी करें नाटो की तरह। नहीं, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। एक तो उनकी हिस्ट्री ऐसी है, जितने भी इस्लामिक देश हैं, कि वो इकट्ठा नहीं हो सकते, और दूसरा वो लोग कभी अमेरिका के इशारे से बाहर नहीं जा सकते, कहने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी हो। जहां तक पाकिस्तान और सऊदी अरब का एग्रीमेंट की बात है, तो वो बहुत पहले से है, उसमें कुछ शर्तें और जोड़ी होंगी, कुछ बढ़ाई होंगी, क्योंकि मक्का मदीना और हरमन शरीफ की सिक्योरिटी यही देखते हैं, पाकिस्तान ही देखता है। तो पाकिस्तान तो आप समझें कि एक तरीके की सिक्योरिटी एजेंसी है, भाड़े के सैनिक देने वाले हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए था, चलें एक सहारा मिल गया। और इस एग्रीमेंट के होने के बाद जो इस्लामिक नाटो बनने के चांसेस थे वो लीगली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहे, क्योंकि अगर अब नाटो बनता है तो फिर ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, और ये एग्रीमेंट अगर चलता है तो वो लोग नाटो कैसे बना लेंगे, किसके साथ मिलाएंगे, इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया इस एग्रीमेंट को करके। और मेरा मानना तो ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
जो नाटो बनाने का ख्वाब था, जिसको इंडोनेशिया और ईरान सबसे ज्यादा उठा रहे थे, या उसमें इजिप्ट और मलेशिया का भी अपना अपना हिस्सेदारी थी, वो पाकिस्तान ने और सऊदीया ने मिलकर खत्म कर दिया। और पाकिस्तान को आप मान के चलें कि वो आज भी अमेरिका का गुलाम है, कल भी था। वो एक तरीके से अमेरिका की ही कॉलोनी है। उससे ज्यादा अयूब खान के बाद से आज तक उससे वो बाहर ना निकल सका है, ना निकल पाएगा। एक और प्रश्न यहां पर यह है कि एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर इटली से सामने आई पिछले कुछ दिनों में। फिलिस्तीन के लोग वहां पर तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमारे देश को मान्यता दी जाए। इटली हमारे देश को मान्यता नहीं दे रहा है और इसलिए वो इटली में बवाल कर रहे हैं। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला पिछले कुछ दिनों में, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए। अमेरिका में तो ये होता ही है। यूरोप और अमेरिका के देश इस वक्त जिस संघर्ष में जा रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के नाम पर हो, अवैध प्रवासियों के नाम पर हो, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप यूएन में भी करते हैं, ये कितना खतरनाक है। और दूसरे देश से आए हुए लोग, वो जहां से आए हैं उसे कोई मान्यता दे ना दे, इसके लिए वो वहां पर तोड़फोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं जहां वो अपना करियर बनाने के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए आए हैं। देखिए सर, दिखाई यही दे रहा है, लेकिन होता क्या है हकीकत में क्या है, क्योंकि मैं इस फील्ड की स्टडी रही है मुझे, तो ये जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, इसके पीछे कोई ना कोई ताकतें होती हैं। और ऐसी ताकतें होती हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और पूरी की पूरी भीड़ को दंगाइयों में बदलना एजेंसीज के उल्टे हाथ का काम है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वहां किसी को भी किसी भी बहाने से खड़ा कर दिया जाए, चाहे वो हमारे पंजाब में भैया भगाओ, पंजाब बचाओ का आंदोलन हो, या आज जैसा आपने अभी दिखाया न्यूज में लद्दाख में आंदोलन हो गया है। तो ये सब बहाने होते हैं। अन्ना का इससे पहले जब 1974 में इंडिया में जेपी आंदोलन हुआ था, वो गुजरात में हॉस्टल की फीस बढ़ाने से हुआ था। अन्ना आंदोलन जिस बात को लेकर हुआ था, आज उस बात को लेकर ना आम आदमी पार्टी बोलती है, ना वो लोग बोलते हैं जो उस आंदोलन में सबसे आगे थे। जो लोग ईमानदारी के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मोमबत्तियां जलाकर घूम रहे थे, वही 2 साल बाद मंदिर मस्जिद की बात करने लगे और हिंदू खतरे में बताने लगे। तो ये सब एजेंसियों की कारगुजारी होती है। जिस दिन चाहेंगे शांति भी हो जाएगी, और जिस दिन यूरोप को तोड़ना चाहेंगे तो वहां ये दंगे फसाद और ये सब चीजें भी हो जाएंगी। मैं फिर भी अपनी बात को रिपीट करता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया का एक नया नक्शा बनाने के लिए ये सब जरूरी है, और उसी दिशा में ये सब काम हो रहा है, चाहे उस्मानिया को गिराने से हो और चाहे बाकी जर्मनी और कोरिया को तोड़ने से लेकर हो। ठीक है, यूके देवनाथ साहब, ये आखिरी प्रश्न यही है मेरा आपके लिए कि बाहर से आए हुए लोगों से ये कितना ज्यादा असर इन चीजों पे पड़ रहा है, चाहे अमेरिका हो, हम यूरोप के कई देश देख रहे हैं, ब्रिटेन हो, इटली हो, ये बाहर से आए हुए लोग इतनी बड़ी परेशानी बन जाएंगे इन देशों के लिए, तो हम पिछले कुछ वर्षों में देख ही रहे थे। लेकिन अब क्या वो निर्णायक घड़ी आ गई है कि इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है? विशाल जी, जहां तक इटली की बात है, जो इटली की सब सरकारों ने और अभी जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने भी हमेशा फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है, 2 स्टेट नेशन थ्योरी का समर्थन किया है। हाँ, यूरोप के देश जो हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से एक एक करके मान्यता दे रहे हैं फिलिस्तीन को। जॉर्जिया मेलोनी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी मान्यता देने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे ये जो आंदोलन था, ये जो सड़कों पर आगजनी हुई, वो फिलहाल कंट्रोल में है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में विरोधी दल के जो नेता थे, खासतौर से जो लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिकल पार्टीज थी, यूनियंस और डॉक वर्कर्स, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भाग लिया। आगजनी की जो घटनाएं हुई उसके लिए करीबन 70 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि ज्यादातर यूनियन के मेंबर्स थे। तो ऐसी घटनाओं को इटालियन पुलिस जो है जानती है कैसे टैकल किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि क्या विदेश से गए हुए, अब यूरोप के सारे देशों में बड़ी तादाद में मुस्लिम माइग्रेशन हुआ है पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल में। ज्यादातर लोग वहां पे माइग्रेट करके गए, कहां से? समझिए सीरिया से गए हैं। तो ये जब उन देशों में जाते हैं तो अपना एक दल या गुट या घेटो बना लेते हैं। इन देशों को इन घेटोस पर नजर रखनी पड़ेगी और कंट्रोल्ड माइग्रेशन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।
कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिन पर हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि इनके पीछे का मतलब क्या है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाने की कोशिश हो रही है वो किस तरह से आकार ले रहा है।